हाँ बोलो, ए बी और सी। मेरे पास 3,196 लाभ हानि, 5 बाकी जेम हमारे 7,000। 5 3 3 जैम। 1। ओके चलो ठीक है। और तारीख 1/4/2017 के दिन ए निवृत्त होता है। हाँ पुनः मूल्यांकन खाते की हानि, अनामत और ख्याति के संदर्भ में आवश्यक समायोजन लिखने के बाद तीनों साझेदारों की पूंजी क्रमशः 60,000, 50,000 और 70,000 थी। ठीक है चलो, सही लिखा ना मैंने। इसके शेष आगे ले लाए 60,000, 50,000 और 70,000, लेकिन ये पुनः मूल्यांकन गिन लिया है, मतलब अभी इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद इस दिन रोकड़ की बाकी 30,000 थी। एक मिनट, साझेदारों रोकड़ की को बाकी, रोकड़ एक एक सेंटेंस बोलो। रोकड़ की बाकी 30,000 थी, तो स्टार्टिंग में शेष आगे लाए 30,000 रोकड़ खाते में लिख सकते हैं। चलो आगे पढ़ो। साझेदार ने निम्नानुसार निश्चित किया। क्या? ए को उसकी लेनी रकम रोकड़ में चुकानी है। ए मतलब निवृत्त होता है, तो बी और सी बचेगा ना। तो बी और सी बचेगा। ए को अपनी रोकड़ की ऋणी रकम रोकड़ में चुकानी है, मतलब उसको जो ए को पैसा चुकाएंगे वो कैसे चुकाएंगे, रोकड़ खाते चुका देंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा वो, है ना। रोकड़ खाते, है ना, वो रोकड़ चुका देंगे। चलो इसका एंट्री यहाँ पे कर देंगे हम। चलो आगे बढ़ो। ए को रकम चुकाने के बाद नई पेढ़ी में रोकड़ शेष 20,000 रहे। इस प्रकार बी और सी आवश्यक रोकड़ लाए या निकाल ले जा सकते हैं, वैसे जाए कि जिससे पढ़ो पढ़ो। जिससे बी और सी की पूंजी नई पेढ़ी में नए लाभ हानि के प्रमाण में रहे। ओके, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 20,000 जो है वो नई पेढ़ी में, मतलब नई पेढ़ी में रोकड़ रहनी चाहिए, मतलब हमारा रोकड़ में शेष आगे ले गए कितना होना चाहिए, 20,000। 20,000 होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए एक तो पैसा किसको चुकाना है, ए को चुकाना है, तो ए को कितना चुकाना है वो पहले गिन लेते हैं। तो कितना चुकाना है, यहाँ पे 60,000 टोटल आ रहा है, वो 60,000 ए को चुकाना पड़ेगा। वो 60,000 ए को चुकाना पड़ेगा, तो उसकी क्रॉस एंट्री रोकड़ खाते में यहाँ पे जमा साइड आएगी, ए के पूंजी खाते। कितना, 60,000। क्लियर है। चलो अभी ये 60,000 यहाँ पे रखना है, मतलब ए को चुकाना है, और शेष, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 30,000 की हमारी पास पूंजी थी, रोकड़ था हमारे पास, उसमें से 60,000, उसमें से 30,000 तो चुका देंगे, उसके अलावा कितना कम पड़ेगा, और 30,000। 30,000 कम पड़ेगा, तो 30,000 की आवश्यकता पड़ेगी, और वो 30,000 की आवश्यकता पड़ेगी, और नई पेढ़ी में 20,000 तो रखना है, तो 20,000 और मतलब 50,000 की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 50,000 की आवश्यकता पड़ेगी। तो धन रोकड़ खाते में जमा बाजू लिखूं 50,000। ये 50,000 कौन लाएगा, ए और बी लाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए के पूंजी खाते, सॉरी बी और सी लाएगा, बी के बी और पूंजी, सी। बी के पूंजी खाते, है ना, और सी के पूंजी खाते। तो ए के बी के पूंजी खाते और सी के पूंजी खाते, 50,000 में से बी कितना लाएगा और सी कितना लाएगा, कैसे पता चलेगा। मुझे ये बताओ कि 50,000 धंधे में आएगा, है ना, वो दोनों लाएंगे, तो धंधे में पूंजी बढ़ेगी कि कम होगी, धंधे की कुल पूंजी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, बढ़ेगी। 50,000 बढ़ेगी। अच्छा, अभी अभी धंधे की कुल पूंजी कितनी है, बी और सी की मिला के 1,20,000। 1,20,000 है, क्योंकि सी ए को तो पैसा दे देना है, बी और सी का 1,20,000 हो रहा है, उसके अलावा 50,000 वो लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,70,000। मतलब नई पूंजी यहाँ पे 1,70,000 होनी चाहिए, है ना। वो कौन से अनुपात में होनी चाहिए, ऐसा कुछ दिया है, नई पूंजी नए लाभानी को क्या दिया है, तो
यहाँ पे नया प्रमाण तो नहीं दिया है, तो नया प्रमाण क्या होगा, तो ए को निकाल देंगे तो बी और सी का जो पुराना प्रमाण है वही नया प्रमाण हो जाएगा 3 जेम 1। तो ये 1,70,000 है, वो 3 जेम 1 में बांटेंगे उसको। 1,70,000 कैसे आया, तो पहले अभी मुझे ये बताओ बी और सी को, अब बी और सी ये तो निकल जाएगा धंधे में से क्योंकि वो तो निवृत्त हो रहा है, तो बी और सी मिला के उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। हाँ। उसके अलावा 50,000 तो ये रोकड़ में रखना पड़ेगा, रोकड़ में लाना पड़ेगा, तब जाके उसका उधार जमा का टोटल सही होगा। हाँ आ जाएंगे। तो 1,20,000 प्लस 50,000 यहाँ पे लाएंगे, शेष यहाँ पे लाएंगे रोकड़ खाते, है ना। लेकिन बी कितना लाएगा और सी कितना लाएगा वो नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह से 50,000 बढ़ेगा सही, तो कुल कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 मतलब 1,70,000 हो जाएगा। ये 1,70,000 को 3 जेम 1 में बांटेंगे तो कितना होगा, क्योंकि नई पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रखनी है। 1,27,500 और 42,500। 42,500, है ना। ये यहाँ पे शेष कैसे लिख सकते हैं हम, शेष आगे ले गए ऐसा यहाँ पे लिखा होगा तब ना, तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, शेष आगे ले गए, कितना लिखा होना चाहिए यहाँ पे 1,27,500 और यहाँ पे 42,500, ठीक है। अभी ये 50,000 की एंट्री में यहाँ पे ऐसे कैसे दे रहा हूँ वो बाद में देखता हूँ, है ना। मुझे टोटल यहाँ पे 50,000 आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा वो आप समझ लीजिएगा। चलो अभी मुझे बताओ दोनों साइड का टोटल डिफरेंस करें तो कैसे आ रहा है डिफरेंस में, बी का डिफरेंस, बी का जमा साइड लिखना पड़ेगा, बी का जमा साइड लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, 1,27,500 करने के लिए 77,500। हाँ 77,500। अच्छा, लेकिन तो उसका क्रॉस एंट्री यहाँ पे होगा 77,500, ये 50,000 हो जाएगा, अभी दिख रहा है 77,500 किसका, बी का, है ना। और ये सी का जो है डिफरेंस यहाँ पे आएगा 27,500। 27,500, तो उसकी क्रॉस एंट्री जमा साइड आएगी 27,500 सी के पूंजी खाते की। आया समझ में, तो देखो 77,500 में से 27,500 माइनस करो तो आ गया 50,000, क्योंकि जमा साइड हुआ तो माइनस हो गया ना। चलो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि इसका रोजनामचा क्या बनाएंगे हम, आपने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में किया था ना, वहाँ से मुझे ये नहीं समझ में आया, 50,000 को आपने उसमें प्लस किया था 1,20,000 में। हाँ मैं समझाता हूँ ना, वो भी 50,000 कहाँ से आया? वो भी समझाता हूँ मैं। मुझे ये बताओ अभी कि इसका रोजनामचा क्या करेंगे, इसका रोजनामचा कैसे करेंगे, आमनोंद कई रीते लखशु, पहले कौन सा रोजनामचा करेंगे, ये तीन में से 77,500 का, 60,000 का या 27,500 का, किसका एंट्री करेंगे, 77,500 का, क्योंकि पैसा जब आएगा तो हम चुकाएंगे ना। तो उधार साइड है तो उसको पहले लिखेंगे रोकड़ खाता, रोकड़ बैंक खाता उधार 77,500 और बी के पूंजी खाते जमा 77,500। उसके बाद जो निवृत्त हुआ उसका लिख देते हैं और उसका दोनों का लिख सकते हैं। तो ए के पूंजी खाता उधार 60,000, सी के पूंजी खाता उधार 27,500 और रोकड़ बैंक खाता जमा, दोनों को अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो। ए के पूंजी खाता उधार 60,000 और रोकड़ बैंक खाता जमा 60,000। दूसरा सी के पूंजी खाता उधार 27,500 और रोकड़ बैंक खाता जमा 27,500। चलो फिर से मैं बताता हूँ यही स्टोरी कि हमारा यहाँ पहली बात तो हमें ए को पैसा चुकाना है रोकड़ा, वो निश्चित हो गया है। ए को निश्चित हुआ है रोकड़ा चुकाना है, तो ए का सभी समायोजन वो सब तो गिन लिया है, ख्याति गिन लिया है, तो अभी उसका कितना बच रहा है, 60,000 बच रहा है, तो उसको रोकड़े में चुकाना है। तो रोकड़े में चुकाना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते एंट्री कर सकता हूँ 60,000 की, है ना, क्योंकि उसको चुकाना है। तो बैंक खाते जमा होगा, पैसा धंधे में से जाएगा तो बैंक खाते जमा होगा, जमा होगा तो पैसा जाएगा।
है ना। ए के पूंजी खाते उधार होगा, क्योंकि उसको हम पैसा चुका देंगे तो वो लाभ लेने वाला हुआ, लाभ लेने वाला खाता उधार होता है ना। तो ये 60,000 की यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। दूसरा यहाँ पे ये बोला है कि 20,000 तो पेड़ी में रखना है, नई पेड़ी में रखना है रोकड़ शेष, लिखा है वाक्य में 20,000 नई पेड़ी में रोकड़ शेष रखना है, ऐसा लिखा है। हाँ सर। या तो फिर इसको ऐसा भी शब्द बोला जा सकता है कि कार्यशील पूंजी के तौर पर 20,000 रखना है, तो भी ऐसा ही समझा जाएगा। ठीक है, क्या शब्द यूज करें? कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो भी वही समझने का कि नई पेढ़ी का रोकड़। ठीक है, तो देखो अभी ये दोनों को ध्यान में मत लो। तो जमा साइड 60 और 20 70,000 करना है, तो उधार साइड भी 70,000 होना चाहिए कि नहीं, है ना। मतलब कि 20,000 धंधे में रखने के लिए और 20,000 धंधे में रखने के लिए और 60,000 ए को चुकाने के लिए टोटल 80,000 की ज़रूरत है। उसमें से रोकड़ा कितना पड़ा हुआ है? 30,000 रोकड़ा पड़ा हुआ है। 30,000। तो कितना कम पड़ रहा है? 50,000 कम पड़ रहा है, इसलिए वो 50,000 आया, है ना। तो यहाँ पे बता दूँ, साठ 60,000 एक को देने के लिए, 20,000 शेष के लिए, टोटल 80,000, उसमें से 30,000 पड़ा हुआ है, इसलिए 50,000। क्लियर?